लोकतंत्र की सब अपने अपने तरीके से व्याख्या करते हैं और कमाल ये कि उन्हें अपनी व्याख्या सबसे मुनासिब भी जान पड़ती है। कोई सामने वाले को लोकतंत्र के लिए खतरा बताता है तो कोई अपने विपक्षी के लिए कहता है कि साहब इतना अहंकार भी ठीक नहीं। लेकिन लोकतंत्र और इससे भी बढ़कर संविधान की व्याख्या का काम हर किसी का नहीं है। संविधान निर्माताओं ने यह काम नीड छीर विवेक रखने वाली देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट को सौंप रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने वही किया। राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच अधिकारों की लड़ाई पर सुना दिया निर्णायक फैसला। कोर्ट की हर बात और एक एक अनुच्छेद समझाते हुए इस फैसले पर आज विस्तार से बात करेंगे। साथ ही बात होगी 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार और उनकी नई कैबिनेट की। इसके अलावा दिल्ली ब्लास्ट से आए अपडेट्स और कश्मीर में पड़े एक छापे की खबर का भी जिक्र करेंगे और बात करेंगे पश्चिम बंगाल और वहां SIR पर चल रही हलचलों की। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। सबसे पहले खबरों से पहले एक सूचना। वापस आ रहा है लल्लन टॉप का सालाना जलसा। नाम है लल्लन टॉप अड्डा। तारीख 21, 22 और 23 नवंबर और जगह दिल्ली का मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। कौन कौन होगा यहाँ पर? कुमार विश्वास, सुनील शेट्टी, पीयूष मिश्रा, सपना चौधरी, मनु भाकर, सोना महापात्रा जैसे कई बड़े नाम, स्टैंड अप कॉमिक, एक्टर, परफॉर्मर, टीचर्स, डॉक्टर्स, डॉक्टर अशोक सेठ, ऐसे कई नाम होंगे। यानी कि आप यहाँ पर आकर बहुत सारा ज्ञान और बहुत सारा मज़ा हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं इन सेलिब्रिटीज़ से और खेल सकते हैं क्विज से ध्यान आया, मौके पर तो हज़ारों लोगों को इनाम मिलेंगे ही, लेकिन अगर आप लल्लन टॉप अड्डे का फ्री पास चाहते हैं तो आपको 3 सवालों की एक सिंपल सी क्विज खेलनी है। अगर आप लल्लन टॉप के पक्के वाले दर्शक हैं तो आपको ये सवाल बहुत आसान लगेंगे। लल्लन टॉप शो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्विज का लिंक मिल जाएगा और अगर तीनों सवालों के सही जवाब हुए तो व्हाट्सएप पर आपको मिल जाएगा टिकट रूपी QR कोड। तो आइए लल्लन टॉप अड्डे पर मुलाकात करते हैं। अब खबरों की बारी। पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर यहां SIR यानी इंटेंसिव रिव्यू का काम शुरू हो गया। तृणमूल कांग्रेस सत्तारूढ़ पार्टी इसका विरोध कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखी, SR प्रक्रिया को रोकने का आग्रह किया। लिखा कि बूथ स्तर के अधिकारियों पर काम का अमानवीय दबाव पड़ रहा है क्योंकि उन्हें राज्य भर में घर घर जाकर SIR कराना है। ये भी लिखा कि SIR की प्रक्रिया में लगे कर्मियों की मदद करने, समय सीमा बढ़ाने या खामियों को दूर करने के बदले राज्य निर्वाचन आयोग धमकी का सहारा ले रहा है। दरअसल ये सारी बात शुरू हुई पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में एक BLO के अपनी जान देने के बाद। परिवार का आरोप है कि SIR प्रोसेस के दौरान महिला BLO पर काम का दबाव था और इसके बाद से ही ममता SIR पर रोक लगाने की अपील कर रही हैं। उधर राज्य में विधानसभा में विपक्ष के नेता भाजपा से जुड़े शुभेंदु अधिकारी ने इसे बूथ अधिकारी की गलती बताया। हमें जानना चाहिए कि बीते एक हफ्ते में किसी BLO की आत्महत्या का ये तीसरा मामला है। इससे पहले राजस्थान और केरल से भी ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं। सूत्रों के हवाले से चुनाव आयोग का इस संबंध में कहना है कि BLO को SIR के लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है। गतिरोध दक्षिण के राज्यों में भी है, खासतौर पर इस बात को लेकर कि स्थानीय चुनाव और ये रिवीजन प्रक्रिया एक दूसरे से टकरा रहे हैं और वहाँ पर भी वर्कलोड की, स्ट्राइक की, खासतौर पर तमिलनाडु और केरल में लगातार बात कही जा रही है। तमिलनाडु का जिक्र हुआ तो अब आज की बड़ी खबर पर आते हैं, क्योंकि ये बड़ी खबर जो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ तक, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच तक पहुंची, इसकी शुरुआत तमिलनाडु की स्टालिन सरकार और वहां के राज्यपाल एन रवि के बीच अधिकारों की खींचतान के झगड़े से शुरू हुई थी। और इसी सिलसिले में 20 नवंबर को कोर्ट का फैसला आया। कहा गया कि राज्यपाल विधानसभा से पास विधेयकों को अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकते। स्पष्ट है कि यह फैसला सिर्फ तमिलनाडु नहीं बल्कि कई अन्य राज्यों में भी सरकार और राज्यपाल वाली खींचतान में निर्णायक साबित होगा। राज्यपालों की संवैधानिक शक्तियों पर यह फैसला CJI BR गवई समेत 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सुनाया। गवई के अलावा इस पीठ में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस चंद्रचूड़कर शामिल थे। संविधान पीठ यानी सुप्रीम कोर्ट की वो बेंच जिसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होते हैं और ये पीठ संविधान की व्याख्या मांगते कानूनी सवालों पर अपना मत देती है और फैसला सुनाती है। अब इस फैसले पर विस्तार से बात करते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट की 5 बातें जानते हैं आज के फैसले की। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल के पास 3 विकल्प होते हैं। या तो राज्य सरकार की तरफ से पास किए गए बिल को मंजूरी दे, या दोबारा विचार के लिए भेजे, या फिर
राष्ट्रपति के लिए भेजे। ये 3 विकल्प। कोर्ट की कही दूसरी बात, बिलों की मंजूरी के लिए यूं तो कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती, लेकिन अगर ज्यादा देरी हुई तो हम दखल देंगे। सदन से पास बिलों को रोकना संघवाद का, फेडरलिज्म का उल्लंघन है। तीसरी बात, कोर्ट मेरिट में नहीं जा सकता, लेकिन लंबे समय तक बिना किसी वजह के या निश्चित देरी होने पर कोर्ट सीमित निर्देश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति के साथ भी ऐसा ही है। चौथी बात, न्यायिक समीक्षा पर रोक है, लेकिन लंबे समय तक कार्रवाई न करने की स्थिति में संवैधानिक कोर्ट अपने पद का इस्तेमाल कर सकता है। और पांचवी बात, ये तय है कि संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल की शक्तियां उसके विवेक पर निर्भर हैं। किसी विधेयक पर फैसला लेते समय राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे नहीं है। अब यहाँ 2 नए अनुच्छेदों का नाम आया, उनके बारे में जानना चाहिए। किसी भी राज्य का बिल पास होने के बाद उसकी प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 से तय होती है। विधानसभा बिल पास करती है, उसे राज्यपाल के पास भेजती है। अनुच्छेद 200 राज्यपाल को 4 विकल्प देता है। बिल को एसेंट देना यानी मंजूरी रोक लेना, विथहोल्ड एसेंट, राष्ट्रपति को भेज देना अगर विषय केंद्र, राज्य या संविधान से जुड़ा है, और चौथा विकल्प बिल को पुनर्विचार के लिए विधानसभा को लौटा देना। पर समस्या यह थी कि इन अनुच्छेदों में कहीं भी समय सीमा नहीं दी गई कि अगर राज्यपाल ने बिल की मंजूरी रोकी है, न बिल पास कर रहे, न विधानसभा को पुनर्विचार के लिए भेज रहे, तो कब तक का इंतजार किया जाए। इसलिए इसके कुछ उदाहरण भी हैं जब राज्यपाल ने महीनों या बरसों तक बिल पेंडिंग रखे और जाहिरन चुनी हुई सरकारों को इस पर आपत्ति रही। दूसरी तरफ जब राज्यपाल बिल को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो आगे की प्रक्रिया अनुच्छेद 201 के तहत चलती है। इसमें राष्ट्रपति के पास भी कोई समय सीमा नहीं होती, वो भी बिल को अनिश्चित समय तक रोक सकते हैं। क्या इन दोनों अनुच्छेदों की कुछ सीमाएं रही हैं जिसके चलते बिलों का लंबित पड़े रहना प्रचलन में आया? समझते हैं एक्सपर्ट से। अनुच्छेद 200 और 201 में एक बड़ी चुप्पी है। इनमें यह नहीं बताया गया है कि गवर्नर या राष्ट्रपति को बिल पर कब तक कार्रवाई करनी है, और ये चुप्पी जानबूझकर रखी गई थी क्योंकि संविधान निर्माताओं ने उम्मीद की थी कि ऐसे मामलों में हम ब्रिटिश सांसदीय परंपरा का पालन करेंगे और वो हमारा मार्गदर्शन करेगी। और भारत में यही परंपरा दशकों तक चलती रही है। लेकिन हाल ही के वर्षों में कुछ अलग देखने को मिल रहा है, जहां ये संविधान की चुप्पी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे इतिहास के दो किस्से याद आ रहे हैं जहां पर यही सवाल पहले भी उठा था। हमारी आजादी के तुरंत बाद जब हिंदू कोड बिल पर चर्चा चल रही थी, तो ये जग जानी था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस बिल से काफी आपत्तियां थी। उस समय उन्होंने भी ये अटॉर्नी जनरल और नेहरू जी से जाहिर किया था कि वो इस बिल पे हस्ताक्षर नहीं करेंगे, परंतु उन्हें अटॉर्नी जनरल ने समझाया था कि राष्ट्रपति के पास ऐसी ताकत नहीं है, उन्हें साइन करके वापस भेजना ही पड़ेगा। इसलिए राजेंद्र बाबू मान गए थे। दूसरी बार जब राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह जी राष्ट्रपति थे, तब उनका इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल पास किया गया था राजीव गांधी सरकार ने, जिससे उन्हें काफी आपत्ति थी, वो इस बिल के सहमति में नहीं थे। तो जब ये बिल पारित होकर उनके पास गया तो उन्होंने इस पे साइन करने की जगह इसी पॉकेट वीटो को एक्सरसाइज किया और बिल पे लंबे समय तक बैठे रहे। इसी बात को समझते हुए राजीव गांधी सरकार ने उस कानून को फिर वापस ले लिया और वो कभी कानून नहीं बन पाया। इसमें दिलचस्प बात यह है कि जब हमारा संविधान बनाया गया था, उसके पहले के कुछ ड्राफ्ट्स में एक दस्तावेज हुआ करता था जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसमें राष्ट्रपति और गवर्नर की सारी जिम्मेदारियां स्पष्ट थी और कोई भी ऐसी चुप्पी जो अभी हमारे संविधान में है वो सबका जवाब देती थी। लेकिन संविधान सभा के आखिरी दिनों में देखा गया कि एकदम से ये डॉक्यूमेंट वापस ले लिया गया, और जब डॉक्टर अंबेडकर से पूछा गया कि आपकी संविधान सभा में ऐसा क्यों हो रहा है, ड्राफ्टिंग कमेटी ने ऐसा क्यों किया है, तो उन्होंने कहा था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति और गवर्नर के पास ज्यादा डिस्क्रेशन या ज्यादा विवेकाधिकार होता नहीं है और ये परंपरा से चलेगा और परंपरा से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। परंतु हम देख रहे हैं कि ये जो हमने फैसला लिया था एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को वापस लेने का, वही आज बहुत बड़ा सवाल बन गया है। हमने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां जानी, जिन अनुच्छेदों का जिक्र हुआ उनके बारे में जाना। अब ये जानना चाहिए कि पूरा मामला कोर्ट तक पहुंचा कैसे। तमिलनाडु वाले जिस विवाद का हमने शुरू में जिक्र किया वो असल में था क्या? सीबीआई में काम कर चुके पूर्व आईपीएस अधिकारी आर.एन. रवि ने 2021 में तमिलनाडु के राज्यपाल का पद संभाला। इसके बाद से ही राज्यपाल और स्टालिन सरकार के बीच रिश्ते खास नहीं रहे। स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, डीएमके सरकार उन पर भाजपा प्रवक्ता की तरह काम करने और विधेयकों और नियुक्तियों को रोकने का आरोप लगाती रही। राज्यपाल एन रवि कहते रहे कि संविधान उन्हें किसी कानून पर सहमति न देने का हक देता है। मामले ने तूल तब पकड़ा जब राज्यपाल आर.एन. रवि ने तमिलनाडु सरकार की ओर से पारित 12 में से 10 बिलों को 13 नवंबर 2023 को बिना कारण बताए विधानसभा में लौटा दिया। बाकी 2 बिल राष्ट्रपति के पास भेज दिए। फिर 18 नवंबर को तमिलनाडु विधानसभा के विशेष सत्र में इन 10 बिलों को फिर से पारित किया गया। गवर्नर की मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया, लेकिन बिल तब भी पारित नहीं हुए। विवाद नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तमिलनाडु सरकार ने याचिका में कहा कि राज्यपाल का रवैया गैर कानूनी और संविधान की भावना के खिलाफ है। इन बिलों को अटकाने से डेमोक्रेसी की हार होती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को मुख्यमंत्री के साथ बैठकर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन बैठकर चर्चा तो दूर, विवाद और भी गहराया।
6 जनवरी 2025 की बात लें, तमिलनाडु में विधानसभा सत्र शुरू होना था। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण, पर हंगामे के बीच वो बिना अभिभाषण दिए चले गए। सीएम स्टालिन समेत अन्य मंत्रियों ने आपत्ति जताई। स्टालिन ने कहा, ये बचकाना और लोकतांत्रिक परंपराओं का उल्लंघन है। गवर्नर ने कहा, इतना अहंकार ठीक नहीं। फिर कोर्ट की एक 2 जज बेंच ने इससे पहले अप्रैल 2025 में कहा था कि बिल को अपने पास पेंडिंग रखना राज्य के लिए बोनाफाइड नहीं है, हितकारी नहीं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने तब एक टाइमलाइन भी लगा दी थी इन 2 जजों की बेंच ने कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के अंदर गवर्नर को बिल पर विचार करना होगा। एक और ज़रूरी बात तब उठी डीम्ड एसेंट पर। अगर सरल हिंदी में अनुवाद करें तो मान ली गई मंजूरी, मतलब अगर राज्यपाल या राष्ट्रपति तय समय में किसी बिल पर कोई फैसला नहीं देते, न मंजूरी, न वापसी, न रोक, तो कानून मान लेगा कि उन्होंने मंजूरी दे दी, भले ही कुछ कहा ना हो। यानी चुप्पी को ही मंजूरी मान लिया जाएगा। मौनम स्वीकृति लक्षणम। ये व्यवस्था भी इसलिए बनाई गई कि बिल अनंत काल तक लटका ना रहे। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट को एक रेफरेंस भेजा कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं तब जब उन्हें लगे कि कानून का कोई बड़ा सवाल खड़ा होने वाला है। और इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट को इस बड़े सवाल पर फैसला देना था कि क्या कोर्ट वाकई गवर्नर और राष्ट्रपति के लिए ऐसी समय सीमा तय कर सकता है या नहीं। क्या कोर्ट का ऐसा करना सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्तियों के बंटवारे के खिलाफ नहीं है। और इसके बाद सुनवाई आगे बढ़ी। लाइव लॉ के मुताबिक केस की सुनवाई के दौरान भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने दलील दी कि कोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल को नहीं बता सकती कि अनुच्छेद 200 और 201 के तहत कितने दिन में फैसला लेना है। उन्होंने मान ली गई मंजूरी का भी विरोध किया, ये कहकर कि इसका ऐलान करके कोर्ट राज्यपाल का काम खुद नहीं कर सकती। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी राज्यपालों पर समय सीमा लगाने का विरोध किया और माना कि बिलों को अनंतकाल तक रोककर नहीं रख सकते, लेकिन कोर्ट उन्हें कोई पक्की टाइमलाइन भी नहीं दे सकती। सीनियर एडवोकेट जैसे कपिल सिब्बल, के वेणुगोपाल, अरविंद दातर और गोपाल सुब्रमण्यम ने कोर्ट द्वारा टाइमलाइन सेट कर देने के पक्ष में अपनी दलीलें रखी। उनका कहना था कि टाइमलाइन सेट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि विधानसभा जब भी एक बिल पास करती है तब उस राज्य के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए उनके हित का ख्याल रखती है और उसके हित में लाए जा रहे बिल को अनंत काल तक लटका के रखना राज्य के लोगों के लिए हितकारी नहीं है। इन्हीं डिबेट्स के बीच अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया जो हमने आपको बताया। फैसला और किन किन राज्यों में सरकारी साबित हो सकता है, एक्सपर्ट से जानते हैं। बहुत ही दिलचस्प सवाल है, बिकॉज राष्ट्रपति ने जो रेफरेंस दिया था ये सुप्रीम कोर्ट को, वो अनुच्छेद 143 के तहत हुआ था। उसमें उसके टेक्स्ट को अगर हम उस प्रावधान को पढ़ेंगे तो उसमें 2 शब्द बहुत जरूरी हैं। एक कहता है प्रेसिडेंट में कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट में गिव इट्स ओपिनियन। तो यहाँ पे ओपिनियन शब्द बहुत जरूरी है बिकॉज जजमेंट शब्द नहीं यूज किया गया है। तो तकनीकी रूप से कहा जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट की राय है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज तक किसी भी अपने जजमेंट या फैसले में ये स्पष्ट नहीं किया है कि 140 रेफरेंस के अंदर दिया गया एक जजमेंट बाइंडिंग होता है कि नहीं, कि एक सिर्फ उनकी एक राय है। इस दृष्टि से देखा जाए तो इस निर्णय का प्रभाव तो होगा, इसको बाध्य माना जाएगा, भले कानून इसको स्पष्ट भाषा में ना कहता हो, हमारी प्रैक्टिस दिखाती है कि ये माना जाएगा। और इसका निर्णय खासकर उन राज्यों पे पड़ेगा जहां पे हमने तनाव देखा है गवर्नर और राष्ट्रपति और सरकारों के बीच पे। ये फैसला भारत के संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर को समझाने वाला एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पहलू है। एक तरह से साफ करता है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच काम का संतुलन इस देश में कैसे रखा जाए। और इसीलिए जस्टिस पारदीवाला ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की बात याद करते हुए कहा भी कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर इसे लागू करने वाले अच्छे नहीं तो चीज़ों का ठीक रहना मुश्किल हो जाता है। ये आज की बड़ी खबर है। अब दूसरी खबरों का रुख करते हैं। 74 साल के नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पटना के गांधी मैदान में उन्हें शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी मौजूद था। नीतीश के शपथ लेने के बाद पीएम मोदी उनकी तरफ बढ़े, बधाई दी। इसके बाद पीएम ने देसी अंदाज में गमछा लहराया, जिस पर जनता की तरफ से भी रिएक्शन आया। इस समारोह की, बल्कि कहें कि नीतीश की नई कैबिनेट की 5 खास बातें क्या है वो जानते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 26 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें चैनपुर से जेडीयू विधायक मोहम्मद जमा खान एकमात्र मुस्लिम चेहरा है। लेशी सिंह, रमा निषाद और शेषी सिंह। लेशी सिंह जेडीयू से, रमा निषाद और शेषी सिंह भाजपा से। ये 3 महिला मंत्री भी हैं। बीजेपी की धाक दिखी कैबिनेट में विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को फिर से डिप्टी सीएम का पद मिला। 12 विधायकों को और मंत्री बनाया गया। 8 नए चेहरे हैं। जमुई से विधायक और एथलीट शेषी सिंह के अलावा आरजेडी से बीजेपी में शामिल हुए रामकृपाल यादव भी इसमें शामिल हैं। जेडीयू की तरफ से पिछली बार की तरह 8 मंत्री बनाए गए। सभी मंत्रियों को रिपीट किया। पिछली सरकार में जेडीयू के कुछ मंत्री थे, उनमें से 4 इस सूची से बाहर नजर आ रहे हैं, जिसमें शीला मंडल, रत्नेश सदा, महेश्वर हजारी और जयंत राज हैं। रामविलास पासवान के एलजेपी से 2 विधायकों को जगह मिली। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से उनके बेटों को कैबिनेट में जगह मिली। मांझी के बेटे डॉक्टर संतोष सुमन और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश मंत्री बने। दीपक प्रकाश फिलहाल न एमएलए हैं न एमएलसी।
जाति समीकरण का खासा ख्याल रखा गया। सामान्य जाति और ओबीसी से 8-8 मंत्री बनाए गए, जबकि ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग और दलित समुदाय से 5-5 मंत्री और 1 अल्पसंख्यक समुदाय से। शपथ ग्रहण के बाद अब बारी है शपथ की बातों को पूरा करने की, जनता से किए वादों को निभाने की। चाहे बिहार के लाखों युवाओं को रोजगार की बात हो, बच्चों की स्कूली शिक्षा बेहतर करने की, इन सब पर नीतीश सरकार को खरा उतरना होगा। 1 करोड़ रोजगार के लिए पैसा कहां से आएगा, राज्य के वित्तीय कोष पर पड़ने वाले बोझ से कैसे निपटा जाएगा और चुनौतियां क्या हैं नीतीश की नई सरकार के सामने, बता रहे हैं साथी पत्रकार। आज के शपथ ग्रहण समारोह में आए हुए लोगों से जब मैंने पूछा कि नई सरकार से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, तो उन्होंने 5 तरह की चीज़ों की बात की। जो ज़्यादातर लोगों की सबसे बड़ी अपेक्षा थी वो थी रोज़गार को लेकर, चाहे वो नौजवान हों चाहे महिलाएं हों। नौजवान तो कह ही रहे थे कि उन्हें रोज़गार चाहिए, सरकार को रोज़गार के मुद्दे पर ठीक से काम करना चाहिए। लेकिन फिर साथ साथ जो महिलाएं और ख़ासतौर पर जीविका दीदियाँ थी, वो भी कहती थी कि हमारे पतियों को, हमारे बच्चों को रोज़गार मिले, यही रोज़गार मिले, ताकि उनको दूर जाकर काम नहीं करना पड़े या दूर जाकर पढ़ाई नहीं करनी पड़े। तो रोज़गार से जुड़ा हुआ दूसरा मुद्दा पलायन है। पलायन के प्रति भी लोगों का एक नज़रिया था कि सरकार को पलायन के मुद्दे पर ठीक से काम करना चाहिए, ताकि किसी को बिहार में बाहर नहीं जाना पड़े। तो ये 2 मुद्दे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगे। तीसरा मुद्दा लोगों का था शिक्षा का, और ख़ास तौर पर महिलाएं बार बार शिक्षा का नाम ले रही थी और कह रही थी कि सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहतर होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जीविका दीदियाँ ये भी कह रही थी कि जीविका दीदियों के लिए लाइब्रेरी की जो सुविधा शुरू हुई थी उसका काम आगे नहीं बढ़ा है, वो काम भी आगे बढ़ना चाहिए। और चौथा मुद्दा जो था स्वास्थ्य का मुद्दा था। लोग अस्पतालों को बेहतर बनाने की मांग कर रहे थे, चाहे पुरुष हों चाहे महिलाएं हों। और दिलचस्प है कि जो 5वीं बात सबसे ज़्यादा लोग कह रहे थे, वो कह रहे थे कि अब इस सरकार को शराबबंदी कानून को लेकर समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शराबबंदी कानून से किसी का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है। अगली सुर्खी, असम में 5 लोगों को 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने को कहा गया है। कुल 2 परिवारों के लोग हैं, 5 में से 4 महिलाएं। ये नोटिस असम के सोनितपुर जिला प्रशासन ने दिया। अधिकारियों के मुताबिक ये 5 बांग्लादेशी नागरिक हैं। असम के जामुगुरीहाट थाना क्षेत्र के ढोबकाटा गांव में रह रहे थे। साल 2006 में इनके खिलाफ बॉर्डर पुलिस ने शक के आधार पर केस किया। इस साल फॉरेनर ट्रिब्यूनल ने विदेशी घोषित किया। डिप्टी कमिश्नर आनंद कुमार दास के मुताबिक इन लोगों का असम या भारत में रहना सार्वजनिक हित और राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये 5 अभी फरार हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने गांव वालों के हवाले से लिखा कि ये परिवार 10-12 साल पहले ही गांव छोड़कर कहीं चले गए। कभी कभार आते जाते थे, लेकिन अब कई वर्षों से जानकारी नहीं है। ये कार्रवाई इमिग्रेंट्स एक्सपल्शन फ्रॉम असम एक्ट के तहत हुई है। कानून साल 1950 में बना था, जब बंटवारे के बाद पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश कहलाता है, ऐसे लोग असम में आ रहे थे। कानून में केंद्र या राज्य सरकार को हक है कि अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर का रहने वाला है और उसका असम में रहना देश की सुरक्षा या जनता के हित में खतरा है, तो उसे भारत छोड़ने का सीधा आदेश दिया जाए। सितंबर 2025 में असम कैबिनेट ने इसके लिए नई गाइडलाइंस पास की थी, जिसके बाद इस कानून का पहली बार इस्तेमाल हुआ है। अगली सुर्खी, दिल्ली ब्लास्ट की जांच कर रही एनआईए ने 4 और आरोपियों को हिरासत में लिया। डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनाई, डॉक्टर अदील अहमद राथर, डॉक्टर शहीन सईद और मुफ्ती इरफान अहमद, इन चारों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने दिल्ली ब्लास्ट के आरोप में गिरफ्तार किया था। अब इनकी कस्टडी एनआईए ने ली है। एजेंसी ने इन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया और फिर 10 दिन के रिमांड पर भेजा गया। उधर अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद सिद्दीकी को ईडी ने साकेत कोर्ट में पेश किया और 10 दिन की रिमांड ली। बात जम्मू कश्मीर की भी करते हैं। राज्य पुलिस की जांच एजेंसी यानी एसआईए ने कश्मीर टाइम्स अखबार के दफ्तर में छापा मारा। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक छापेमारी में AK-47 राइफल के कारतूस, पिस्टल के राउंड और हैंड ग्रेनेड पिन मिला। ये कार्रवाई देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में की गई। आने वाले दिनों में अखबार के प्रमोटर से भी पूछताछ की जा सकती है। उधर कश्मीर टाइम्स ने छापेमारी की आलोचना की, स्वतंत्र पत्रकारिता को चुप कराने की साजिश बताया। वहीं इस कार्रवाई को लेकर जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र सिंह चौधरी का बयान भी आया। बोले, कार्रवाई केवल तब होनी चाहिए जब कुछ गलत पता चले, लेकिन अगर सिर्फ दबाव बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है तो ये गलत होगा। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ललन टॉप अड्डे में ज़रूर आइए, हम आपका इंतज़ार करेंगे। शुक्रिया, शुभ रात्रि। मेरा नाम विकास वर्मा है। आप अक्सर मुझे ललन टॉप की स्क्रीन पर आपने देखा ही होगा। अब वक्त हो चला है स्क्रीन के उस पार मिलने का। तो 21, 22 और 23 नवंबर 3 दिन खूब मौज आने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिनेमा, साहित्य और सोशल मीडिया के महारथियों से आपको मिलने का मौका मिलेगा। साथ ही आपको हमारी पूरी टीम भी मिलेगी। तो इस 3 दिन के अड्डे में आने के लिए आपको क्या करना है? टिकट बुक कर लेना है 3 दिन का। वैसे तो 999 का है। आप ललन टॉप के दर्शक हैं तो आपके लिए LT200 कोड लगाइए, 799 का ये टिकट पड़ेगा। तो मिलते हैं ललन टॉप अड्डे में। चलिए, बाय बाय।